हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने जो है आपको बताया था कि बिहार लाइब्रेरियन का वैकेंसी आने वाला है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आज से हम अपना जो है टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। तो ये हमारा आज का पहला टेस्ट सीरीज है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी इसमें भरपूर सहयोग करेंगे अपना। तो चलिए देखते हैं हम अपना पहला प्रश्न हमारा क्या है। तो पहला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र किसने प्रतिपादित किया। तो आप सभी जानते होंगे कि पुस्तकालय विज्ञान में किनका प्रमुख योगदान रहा है। तो आप इसका आंसर बता सकते हैं, लेकिन फिर भी इसके आंसर पे जाने से पहले हम इससे कुछ हद तक इसके डिटेल को जानने का प्रयास करते हैं। तो पुस्तकालय विज्ञान के जो 5 सूत्र हैं, यह किसने दिया था, तो किसने प्रतिपादित किया, तो इसे किया था डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने। तो डॉक्टर जो रंगनाथन थे, इनका पूरा नाम क्या था, तो इनका पूरा नाम था डॉक्टर सियाली रामामृत रंगनाथन, जिन्हें भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है। तो डॉक्टर रंगनाथन ने जो है कब, तो 1928 में इन सूत्रों का मूल विचार जो है वह प्रस्तुत किया था, और 1931 में इन्हें अपनी जो पुस्तक है, कौन सी पुस्तक, तो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, इनमें क्या किया था, इसको प्रकाशित किया था। ठीक है। तो इसके अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न क्या का आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इसके सेकंड प्रश्न को। सेकंड प्रश्न क्या कहता है, तो हमारा सेकंड प्रश्न कहता है कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, यह पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है। आप सभी जानते होंगे कि पुस्तकालय विज्ञान के जो हैं टोटल कितने सूत्र हैं, तो टोटल 5 सूत्र हैं। कौन कौन सा हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो बुक्स आर फॉर यूज़, यानी कि पुस्तकें उपयोग के लिए। देन सेकंड क्या है, एवरी रीडर हिज या हर बुक, यानी कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। थर्ड क्या है, एवरी बुक इट्स रीडर, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि सेकेंड और थर्ड दोनों एक ही है, बिल्कुल नहीं। सेकेंड में कहा जाता है कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, और थर्ड में कहा जाता है कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। ठीक है। और फोर्थ सूत्र क्या है, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, यानी कि पाठक का समय बचाओ। देन फिफ्थ क्या है, लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा नहीं है कि लाइब्रेरी हमने एक बार बना दिया तो वो वैसा ही उसका स्ट्रक्चर रहेगा, उसमें उतनी ही चीज़ें अब रहेगी। नहीं, समय के अनुसार उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, इसलिए इसको यहाँ पर ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म कहा गया है। ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, तो इसका हो जाएगा सेकेंड। कोई दिक्कत तो नहीं, गुड। अब हम देख लेते हैं इसका थर्ड प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न कहता है कि भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि भारत का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है वह कहाँ है, वेरी गुड। भारत का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है वह कोलकाता में है। तो यह बताइए अब हमें कि जो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय है, तो इसको कब औपचारिक तौर पर पब्लिक के लिए खोला गया था, पता है। यदि पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, नहीं पता है तो फिर मैं बताती हूँ। तो ये जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है, इसको 1 फरवरी 1953, यानी कि 1 फरवरी 1953 को इसको औपचारिक तौर पर जनता के लिए खोला गया था। और ये कहाँ स्थित है, तो यह हमारा स्थित है कोलकाता में। गुड। चलिए हम इसका आगे का देख लेते हैं, आगे हमारा क्या आता है। आगे है हमारा प्रश्न DDC, यानी कि डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। आप सभी जानते होंगे कि बहुत ही ज़्यादा फेमस क्लासिफिकेशन स्कीम है, जिसको किसने दिया था, तो इसको दिया था, बताइए आप कमेंट में, वेरी गुड। इसको दिया था, बता सकते हैं, गुड, मेलविल डेवी ने, वेरी गुड। तो इसको कब दिया था, तो इसका जो प्रथम संस्करण यानी कि फर्स्ट एडिशन जो है वो कब आया था, 1876 में। ठीक है। और यह पहली बार जो है जो प्रकाशित हुआ था, तो यह पहली बार जो प्रकाशित हुआ था किस नाम से, अ क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड
अरेंजिंग द बुक्स एंड पैम्पलेट्स ऑफ अ लाइब्रेरी शीर्षक के तहत गुमनाम तौर पर यह जो है प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और यह जो एक पदानुक्रमित दशमलव वर्गीकरण प्रणाली है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, किस प्रकार से इसमें जो है विभाजित किया गया है क्लासेस को, तो इसे हम आगे के प्रश्न में देखेंगे। अभी के अनुसार इतना ही जान लीजिए कि जो हमारा डीडीसी है इसका फर्स्ट एडिशन कब आया था, तो वह आया था 1876 को। ठीक है, चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। ये जो है हमारा प्रश्न 5th, इसमें कह रहा है सीसी यानी कि कोलन क्लासिफिकेशन। आप सभी इससे भी परिचित होंगे कि ये भी एक जो हमारा क्लासिफिकेशन का ही स्कीम है। तो ये कोलन क्लासिफिकेशन पद्धति का विकास किसने किया था? ये जो हमारा कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम है जो कि किसके द्वारा दिया गया था? वेरी गुड, ये दिया गया था डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा। ठीक है, और आप हमें कमेंट में यह बताइए कि यह कब दिया गया था। हाँ, उम्मीद करते हैं आप सभी को पता होगा कि इसका जो पहला संस्करण है फर्स्ट एडिशन वो कब आया था, तो आया था 1933 में। ठीक है, डॉक्टर SR रंगनाथन, इसके आंसर को हम टिक कर लेते हैं। वेरी गुड। आगे का प्रश्न है ग्रंथालय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो चलिए अब हम देख लेते हैं। ये जो ग्रंथालय है यानी ग्रंथालय किसको कहा जाता है, तो लाइब्रेरी को। जो ग्रंथालय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा। तो चलिए अब हमें यह बताइए कि जो लाइब्रेरी शब्द है यह किस भाषा का शब्द है, या फिर कह सकते हैं ये कितने भाषाओं के मेल से बना है। तो ये जो ग्रंथालय है मैं आपको बताती हूँ, ये जो ग्रंथालय है यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? ग्रंथ और आलय। ग्रंथ यानी कि पुस्तकालय, आलय यानी कि जहाँ पर रखने का जगह हो, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? ग्रंथालय। ठीक है, चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका क्या है? ग्रंथालय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो इसका प्रयोग किया था डॉक्टर SR रंगनाथन ने। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे चलिए देखते हैं। IFLA, आपने नाम सुना है? इफ्ला सुना ही होगा, उम्मीद करते हैं। वेरी गुड। तो इफ्ला का क्या फुल फॉर्म होता है, बता सकते हैं? यदि बता सकते हैं, जिनको पता है वो उसे कमेंट में लिखेंगे। होता क्या है, जब हम किसी भी चीज़ को लिखते हैं तो लिखने के बाद वो हमें लॉन्ग टाइम तक याद होता है, वो हमारे माइंड में फिक्स हो जाता है। हम जब थोड़ा सा सोचते हैं, अच्छे ध्यान से सोचने का प्रयास करते हैं, तो वो हमें वो चीज़ याद आ जाता है, यानी कि वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। ठीक है, तो अब हमें लिख कर किसका आंसर बताइए कि इफ्ला का पूर्ण रूप क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है। इफ्ला यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, तो इफ्ला जो है ये क्या करता है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसको हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। तो इफ्ला जो है पुस्तकालय और सूचना सेवाओं और उनके जो उपयोगकर्ताओं के हितों का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। और ये जो इफ्ला है इसकी याद रखिएगा सभी, स्थापना जो है वो कब हुई थी, तो 1927 में, 1927 में। कहाँ पर हुई थी? स्कॉटलैंड में। ठीक है, वर्तमान समय में जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ है? नीदरलैंड में, नीदरलैंड के हेग शहर में। ठीक है, और वो कहाँ स्थित है? वहाँ भी तो किसी न किसी प्लेस पर स्थित होगी, तो हेग के प्लेस रॉयल लाइब्रेरी में यह स्थित है। ठीक है, कौन सा? तो इफ्ला का वर्तमान मुख्यालय। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, तो ये जो इफ्ला इसका काम क्या होता है, तो इफ्ला का जो काम होता है वह होता है पुस्तकालयों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अनुसंधान यानी रिसर्च, दिशा निर्देश के विकास और वकालत को बढ़ावा देना। ये सब किसका काम होता है? तो ये सब काम होता है इफ्ला का, यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, इसका हम देख लेते हैं आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी इस आंसर जो है ये लिखने में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे इंडियन नहीं, यहाँ पर इंटरनेशनल होना चाहिए। ठीक है, मैं लिख के बता देती हूँ, INTER
NATIONAL, ठीक है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड ये हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताइए आप सभी। यदि आप लाइब्रेरियन का तैयारी कर रहे हैं तो आप सबको पता होगा कि लाइब्रेरियन डे कब मनाया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है और किन के याद में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। आपको यदि पता है तो कमेंट कर सकते हैं, नहीं पता है तो फिर आप इसे याद रख लीजिए, नोट करते चलिए इसे। तो यह जो भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस है तो यह कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 12 अगस्त को। ठीक है, और यह दिवस जो है किसके जन्म दिवस के तौर पे मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है, यह दिवस डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और ये जो डॉक्टर रंगनाथन, इसे क्या कहा जाता है? डॉक्टर रंगनाथन को पुस्तकालय विज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है, तो ये दिन मनाने का क्या उद्देश्य होता है, क्या उनका रहता है कि क्यों मनाते हैं? तो इन दिनों को पुस्तकालयों के महत्व, पढ़ने की आदतों को बढ़ावा देने, पुस्तकालय पेशेवरों के योगदान को सम्मानित करने के लिए जो भी व्यक्ति समर्पित हैं उनको एक आभार व्यक्त करने के लिए, नहीं आपने इतना सारा काम किया, अपना इतना योगदान दिया, इसके लिए जो हम ये पुस्तकालयाध्यक्ष दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयों में, जैसे कि ये शैक्षणिक पुस्तकालय हो गया, ये हमारा सार्वजनिक पुस्तकालय हो गया, ये हमारा स्पेशल लाइब्रेरीज़ हो गया, इन सब में भी कुछ न कुछ गतिविधियों को आयोजित की जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से एक हमारा आता है ये पुस्तकालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस। ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है? तो ये हमारा जो राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस है वो मनाया जाता है 14 नवंबर को। ठीक है, तो आप हमको ये बताइए कि 14 नवंबर को और कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पता होगा, क्योंकि यह सब सारे बच्चों ने अपने अपने स्टूडेंट लाइफ में इस डे को सेलिब्रेट किया है। क्यों, है ना पता? ठीक है, तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? 12 अगस्त। आगे देखते हैं हम, ओपैक, OPAC, ओपैक का अर्थ क्या होता है? ओपैक नाम से आप सभी परिचित होंगे। ओपैक क्या होता है? ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, यानी कि क्या कह सकते हैं, ओपेक जो होता है एक पुस्तकालय के संग्रह का एक इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस होता है, जिसे जो है पाठक पुस्तकालयों की होल्डिंग्स, यानी कि जो भी पुस्तकालय में जो चीज़ें रखी हुई है, जो भी रीडिंग मटेरियल्स रखे हुए हैं, वो वहाँ पर जा कर के ओपेक के माध्यम से उसको खोज सकता है, रिसर्च कर सकता है कि ये चीज़ कंटेंट यहाँ हमें मिल सकता है या नहीं। ठीक है, यह जो है पारंपरिक कैटलॉग कार्ड का एक डिजिटल विकल्प होता है। जैसे कि पहले कैटलॉग कार्ड हार्ड कॉपी में रहता था, तो उसी का ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होता है, यानी कि सॉफ्ट कॉपी कह सकते हैं, यानी कि जो कि हम डिजिटल तौर पे हम अवेलेबल करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ठीक है, तो आप सब इसको लिखते चलेंगे। अगला आता है हमारा ISBN। तो आप सभी जानते होंगे कि ये जो ISBN है ये क्या होता है? तो आप हमें बताइए कि ISBN एक क्या होता है? ISBN जो होता है यह एक कोड, एक तरह से कह सकते हैं, ये होता है जो कि एक पुस्तकों को प्रदान की जाती है। तो सबसे पहले इसका हम फुल फॉर्म जान लेते हैं क्या होता है। तो ISBN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। वेरी गुड, यानी कि यह क्या होता है? बुक को प्रदान की जाने वाली एक नंबर होती है। ठीक है, जो कि कितने डिजिट्स के होते हैं? तो जो वर्तमान समय में है तो वो हो जाते हैं यह 13 अंकों का। ठीक है, 2007 से पहले यह होता था 10 नंबर का, इसमें 10 अंक होते थे, लेकिन जब 1 जनवरी 2007 के बाद से अब ये 13 अंकों का होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हमारा जो प्रश्न है, कितना ही रहने दें? चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, आगे का प्रश्न हम आगे के वीडियो में करेंगे। ठीक है, पहले हम इसके आंसर को जान लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ठीक है, आगे हम इसके आंसर को जान लेंगे इस अगले वीडियो में। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।